इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी का एक टॉपिक है परागकण, पोलिनेशन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परागकण का अर्थ है। तो जो परागकण है इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? तो इसका अर्थ होता है, मतलब इसका परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना, यानी कि जो परागकण होते हैं वो कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पर जाते हैं, यही कहलाता है परागकण। और ये परागकण जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागकण। इसमें क्या होता है, जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो एक ही फूल में होती है। और क्रॉस पॉलिनेशन जिसको कि पर परागकण कहते हैं, इसमें जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो एक ही पौधे के अलग अलग फूल में हो सकती है या फिर एक ही जाति के अलग अलग पौधे के फूल में भी हो सकता है। तो दोनों बातें समझ में आ गई। सेल्फ मतलब एक ही फ्लावर में होगा और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होगा, दो अलग अलग फ्लावर में होंगे या फिर दो अलग अलग जाति के पौधे में भी हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है परागकण क्या है। तो जो परागकण होता है, पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है वो एक तरीके की क्या होती है, नर युग्मोद्भिद होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं, गिट्रोगैमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, गिट्रोगैमी कहलाता है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए होमोगैमी, इसका मतलब क्या होता है? होमोगैमी में होता है, इसको हिंदी में तो पहले बोलते हैं समलिंग परिपक्वता। द्विलिंग पुष्प में नर जनन भाग तथा मादा जनन भाग जब एक ही समय में परिपक्व होते हैं तब वैसी स्थिति को क्या कहे जाते हैं, होमोगैमी कहा जाता है। ठीक, जो नर पुष्प है और मादा जनन अंग है उनमें क्या होता है, जो परिपक्वता होती है वो एक ही समय के अंतराल में हो जाती है और इसे ही कहा जाता है होमोगैमी। नेक्स्ट है, साइकस में पॉलिनेशन किस माध्यम से होता है? तो जो साइकस होते हैं इनमें पॉलिनेशन जो होता है वो एयर के माध्यम से होता है। जब परागकण की क्रिया वायु द्वारा हो तब ऐसे परागकण को हम क्या कहते हैं, एयर के द्वारा होने वाला परागकण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गए धान, गेहूं, मक्का, ये सब क्या होते हैं, वायु के द्वारा होने वाले परागकण है। और जब परागकण की क्रिया कीट के द्वारा होती है तब ऐसे परागकण को क्या कहते हैं, कीट परागकण कहते हैं या फिर एंटोमोफॉली कहा जाता है। सबसे अधिक जो क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो किसमें होती है, कीटों के द्वारा होती है। और जब परागकण की क्रिया वाटर से हो तब ऐसे परागकण को हाइड्रोफाइली कहते हैं। और जब परागकण या पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है वो बर्ड्स के द्वारा होती है तो इसको कहा जाता है ऑर्निथोफाइली। तो सारे हमने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका है। तो जो पौधे होते हैं उनमें जो फ्लावर्स आते हैं उनका मुख्य रोल, प्रिंसिपल रोल क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड सी राइट हो जाएगा। जैसे कि परागकण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करना और वंश में वृद्धि करना, ये दोनों ही पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका है। सबसे अधिक जो परागकण की क्रिया होती है वो किनके द्वारा होती है? तो सबसे अधिक आप पॉलिनेशन की जो क्रिया देखेंगे वो कीटों के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं होता है? तो परागकण के लिए जो आवश्यक है वो कौन कौन सी चीजों के द्वारा होता है? हवा के द्वारा हमने देखा है, हवा के द्वारा जो परागकण की क्रिया होती है उसको एनिमोफैली कहते हैं, जैसे कि धान, गेहूं, मक्का में होता है। पानी के द्वारा हमने देखा हाइड्रोफैली कहते हैं। कीट के द्वारा देखा हमने एंटोमोफॉली कहा जाता है।
लेकिन आग के द्वारा कोई भी पॉलिनेशन की क्रिया परागकण की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागकण प्रकार के वर्तिकाग्र में आंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागकण प्रकार के वर्तिकाग्र में आंतरित कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। ठीक है। और जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तब इसे हम कहते हैं जेनोगैमी। और मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया होती है वह कहलाती है एलोगैमी। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। जब एक ही प्रकार के फूल में हम वर्तिकाग्र को शिफ्ट करेंगे तो वो ऑटोगैमी, और जब अलग अलग फ्लावर में हम लोग शिफ्ट करेंगे तो जेनोगैमी, और जो मनुष्यों में होती है निषेचन की क्रिया वो एलोगैमी कहलाती है। नेक्स्ट है, पुष्प का चमकीला तथा आकर्षक अंश कौन सी है? तो जो फ्लावर होते हैं उनमें चमकीला और आकर्षक जो अंश होते हैं वो कौन सा होता है? उसका दल पुंज होता है। कोरोला जिसको कहा जाता है, कोरोला फ्लावर का चमकीला और आकर्षक भाग होता है। कोरोला रंगीन होता है और ये हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों में पाया जाता है। बाह्य दलपुंज क्या होता है? इसको इंग्लिश में कैलेक्स कहा जाता है। ये प्रायः हरे रंग का होता है तथा फ्लावर का बाहरी भाग होता है। जो हरा रंग का होता है वही क्या कैलेक्स है। और फ्लावर के डंठल को हम क्या कहते हैं? फ्लावर के डंठल को पुष्प वृंत कहते हैं या पेडिसल कहते हैं। नेक्स्ट है, फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं? जिनमें फूल, फल और बीज सभी होते हैं तो उस वाले पौधे को हम क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। देखिए ये कैसे डिवाइड होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिप्टोगैम्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ, और दूसरे होते हैं फेनेरोगैम्स। ठीक, तो ये फेनेरोगैम्स जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। फेनेरोगैम्स दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म भी दो प्रकार के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो देखिए जिम्नोस्पर्म क्या होता है? इस समूह के पौधे में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं लगता है और बीज किसी प्रकार की संरचना में बंद नहीं होता है। और एंजियोस्पर्म होता है इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी उपस्थित रहते हैं और इनका जो बीज होता है एक आवरण के अंदर बंद रहता है यानी कि फलों के भीतर होता है। ये होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म भी दो प्रकार के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो ये इनका क्या हो गया? डिवीजन हो गया। और जो क्रिप्टोगैम्स मैंने बताया था, क्रिप्टोगैम्स तीन प्रकार के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा को कहा जाता है वनस्पति जगत का एम्फीबियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घास। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आम होगा, है ना। द्विबीजपत्री कौन सा होता है? आम होता है। जब आम कच्ची होती है तो उसके बीज को आप देखेंगे तो उसके बीज को आप तोड़ेंगे तो वो दो भागों में आसानी से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। उसी तरीके के और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे दाल। दाल जो होती है उसको आप दो टुकड़े में डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाती है ना। उसी तरीके से एक और एग्जांपल, जैसे जामुन के गुड़ बीज हो गए तो ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और अगर एग्जांपल देखेंगे तो मूंगफली के भी आप पी को देखेंगे, पीनट को, तो उसको दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे जितने भी आपके पास जानते हैं जो भी चीज़ें जो दो भागों में डिवाइड हो जाती है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? द्विबीजपत्री। जैसे मूंगफली का बीज देखा है ना, दो भाग में डिवाइड हो जाती है। दाल भी दो भाग में डिवाइड हो जाती है। जब आम कच्चा होता है तो उनके बीज को देखना, सीड्स को, वो भी दो भाग में डिवाइड होती है। तो ये सब क्या है? द्विबीजपत्री है।
आगे बढ़ते हैं। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पौधे के कौन से भाग में फूल बनते हैं? तो ये पौधे के पर्णलीव भाग में बनते हैं। अब देखिए, पर्ण जो लीव्स होते हैं फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। फ्लावर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। जो लीफ होती है और स्टीम होते हैं, इनके संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। और फ्लावर जो होता है, फ्लावर का जो शूट का रूपांतरण होता है वो पौधे का लैंगिक भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है वह कौन सा है? सी, प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूड एम्ब्रियो किस में मिलता है? तो जो ब्रूड होता है वह किस में मिलता है? बीजों में मिलता है, सीड्स में मिलता है। जो फर्टिलाइजेशन होती है, निषेचन के बाद ओवरी से फल एवं ओव्यूल से बीज बनता है। तो आपको पूछे कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसके बाद ओवरी से हमें क्या मिलता है? ओवरी से हमें मिलता है फल, ठीक, फ्रूट्स मिलता है। और ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल से हमें क्या मिलता है? सीड्स मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ओवरी से फ्लावर और ओव्यूल से सीड्स। और जो स्टेम होती है, इसकी तना होती है, इसमें जो बर्ड्स होते हैं कलियां पाई जाती है, जिसे नए पौधे का निर्माण होता है। और यह कहाँ पर होता है? उसके नोड पर होता है। और पौधे का वह भाग जिसके द्वारा श्वसन, वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यह सब कहाँ पर होती है? पौधे की जो पत्ती होती है उसमें श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमें देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। जो दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? मिट्टी कई प्रकार के होते हैं, तो जो प्रकार दोमट है उसमें किस प्रकार का कण मिलता है? तो इसमें जो होता है बालू कण, चिकना कण और पांशु कण, सभी प्रकार के कण इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? जो पौधे होते हैं वो सब मिट्टी में उगाए जाते हैं, तो ऐसा किस प्रकार का मिट्टी होता है जिससे सबसे अधिक पानी पौधे को मिलता है? तो वह मिट्टी है चिकनी मिट्टी। क्ले सॉइल जो होता है, इससे पौधे को अधिक से अधिक मात्रा में पानी मिलती है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं? तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें जो कैपिलरीज होते हैं सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यह कौन सी हो जाएगी? चिकनी मिट्टी हो जाएगी, क्योंकि इसी से कैपिलरीज इसमें ज़्यादा होने के कारण पौधे जो होते हैं अधिक से अधिक मिट्टी से पानी को ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। जो कैपिलरीज एक्शन के द्वारा पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, इसे एसेंट ऑफ सैप भी कहा जाता है। इस क्रिया के द्वारा पौधे में जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवण पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। जाइलम का कार्य क्या होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में जाना, यानी कि जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक जाएगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि जड़ जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। तो ये जाइलम क्या हो जाता है? जड़ों के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। और यहीं पर बात आएगी फ्लोएम के द्वारा। तो फ्लोएम क्या होगा? फ्लोएम का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीजों के प्रकीर्णन की मांग की सेंसर विधि पाई जाती। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिए। क्वेश्चन मैं बताती हूँ। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। तो बीजों की जो प्रकीर्णन होती है उसकी सेंसर विधि किस में पाई जाती है? यह पाया जाता है कपास में। कपास में बीजों का प्रकीर्णन सेंसर विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो देते हैं पर फल नहीं देता? आंसर हो जाएगा, ये है चीड़ के पौधे। चीड़ हो गया है, फर हो गया है, एस्प्रोसिडार, साइकस,
ये सभी वृक्ष क्या होते हैं, अनावृतबीजी होते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिनमें बीजों पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। और इस समूह के पौधे में बीज तो पाए जाते हैं लेकिन फल नहीं लगता है, और बीज किसी भी प्रकार की संरचना या आवरण में बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो कपास हमें बीज से प्राप्त होता है, और कपास से ही क्या निकाला जाता है, कॉटन निकाला जाता है, और ये सीड से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनका सर्वोत्तम संरक्षण किसके द्वारा होता है? यह होता है ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में बीजों का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है? तो भूमिगत है और खाद्य तना, इनमें से कौन सी चीज है? आंसर है अदरक। अदरक क्या होता है, भूमिगत तना का उदाहरण है, जबकि ये शकरकंद हो गए, गन्ना और मूली, ये सब क्या है, एक जड़ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सूचीबद्ध दिया है, एक फसल दिया है और उनमें होने वाले डिसीज या रोग दिए हुए हैं, इनको आपको मिलान करना है। तो जैसे कि धान में, गेहूं, सरसों, गन्ना, इन सब में किस प्रकार की डिसीज आपको देखने को मिलती है? तो देखिए, सबसे पहले हम अगर देखें गन्ने में, तो गन्ने में हमको रेड रॉट देखने को मिलता है, जिसको कि लाल विगलन कहते हैं। और उसी तरीके से सरसों में क्या मिलता है, सरसों में मिलता है मृदु रोमिल आसी। धान में क्या होता है, एक तो होता है खैरा रोग और दूसरा क्या होता है, प्रध्वंस। और गेहूं में फिर क्या हो जाएगा, कीट। तो ये आप लोग देख लीजिए किसका आंसर क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण, तो हमने अभी देखा है एक तना होता है, तो आलू जो होता है रूपांतरित तने का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली मिर्च पादप एक डैश है। जो काली मिर्च के पौधे होते हैं वो क्या है, एक तरीके की झाड़ी है, झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वृक्ष, दूसरा लताएं, तीसरा जो होता है झाड़ी और झाड़ झंकार। तो ये झाड़ी प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर क्या दिखाई देगी? तो जो पेड़ की पत्ती है वो लाल कांच से हम देखें तो हमें क्या दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। अब अगर आपने मेरी फिजिक्स में एक चैप्टर है लाइट, अगर उसकी क्वेश्चन आपने देखे हैं तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, है ना? क्या है, तो जैसे कि पेड़ की पत्ती ये किस कलर की होती है, हरा कलर की होती है ना? अगर ये हरा कलर की होती है, अगर मैं इसको हरे रंग के कांच से देखूं तो ये मुझे हरे ही दिखाई देगी, और इसी को मैं एक सफेद कांच से देखूं तब भी ये मुझे क्या दिखाई देगी, हरा दिखाई देगी। लेकिन इन दो कलर के अलावा मैं और किसी भी कलर के कांच का उपयोग करूंगी तो वो मुझे क्या कलर की दिखाई देगी, काली कलर की दिखाई देगी। कॉन्सेप्ट याद आया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा वनस्पति उत्पाद। वनस्पति उत्पाद अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कागज। कागज क्या होता है, एक जैव निम्नीकरण होता है, यानी कि ये वृक्ष से बनते हैं, जो लकड़ियां होती है उसकी लुगदी से बनाई जाती है कागज, तो ये जैव हो गए, जैव तरीके से बना है। जो डीडीटी है, एल्यूमिनियम प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है क्योंकि इसका क्षय नहीं होता है। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यह एक कीटनाशी है।
डीडीटी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है। तो जो मशरूम होती है इसकी खेती उपयोगी नहीं होती है सस्य रोगों की जैविक नियंत्रण में। सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में जो मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है। किस क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है। तो किसी भी क्षेत्र में पेड़ों को उगाने के लिए जिसको अपेक्षित न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है वह है 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है। तो जो कुरिंजी फ्लावर होते हैं वो 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं और इसके खिलने का जो कारण है वह क्या है, प्रकाश अवधि। प्रकाश अवधि कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार ही खिलने के इसके कारण होते हैं। नेक्स्ट है, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है। तो जो लाल चना होता है उसमें डाइस्टेज नाम की एंजाइम मिलती है। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पौधे की जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होती है, उसको ही हम केसर के रूप में उपयोग करते हैं। और जो पौधे होते हैं उनके बाह्य दल पुंज होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। यह फूल का बाहरी भाग है और कली की अवस्था में यह फूल को सुरक्षा प्रदान करता है। जो कली वाली फ्लावर होते हैं उनमें बाह्य दल पुंज होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाह्य दल पुंज उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, जंतु परागकण का आशय क्या है। जंतु परागकण का मतलब क्या होता है कि जंतुओं द्वारा होने वाले परागकण को हम क्या कहेंगे, जंतु परागकण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है। मतलब पुष्पहीन मतलब जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स। मैंने आपको डिवीजन में बताया था, एक तो होता है क्रिप्टोगैम्स, एक होता है फेनेरोगैम्स। तो जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं इनमें ना तो बीज पाया जाता है और ना ही फ्लावर पाए जाते हैं, लेकिन जो फेनेरोगैम्स होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लावर और बीज पाए जाते हैं। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में बीज नहीं होते हैं लेकिन फ्लावर होते हैं और इनके जो बीज होते हैं इनमें आवरण नहीं पाया जाता है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें सभी प्रकार के पाए जाते हैं, इनमें फूल भी पाया जाता है, बीज भी पाया जाता है और इनके बीजों पर आवरण भी पाया जाता है। और जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं इनका भी डिवीजन मैंने आपको बताया था, इसका आंसर तो क्रिप्टोगैम्स ही हो जाएगा। क्रिप्टोगैम्स भी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है थाइलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबियन कहा जाता है। फिर जो होते हैं थैलोफाइटा, ये भी 2-3 प्रकार के होते हैं। इनमें आते हैं कवक, शैवाल और बैक्टीरिया। अब आगे बढ़ते हैं, अनिषेक फल से आशय फल के विकास से है। तो जो अनिषेक फल होता है, अनिषेक फल मतलब निषेचन के बिना, वैसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं वो अनिषेक फल कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, अंगूर हो गए, केला, कदम, गूलर, ये सब में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, ये बिना निषेचन के ही फल बनते हैं। नेक्स्ट है, उन पादपों को क्या कहा जाता है जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं। तो अपने पूरे ही जीवन काल में एक ही बार फ्लावर देंगे या फल देंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है सकृत फली। मान लो आपने एक पेड़ लगाया है, तो ये पेड़ लगाया है, अब ये अपने पूरे जीवन काल में मतलब जब तक ये जीवित रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ये फल और फ्लावर देंगे, तो इन्हीं को कहा जाता है सकृत फली।
नेक्स्ट है बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है। तो बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है जल। बीज के अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। बीजों का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बीजों का आवरण कहते हैं। जैसे आपने मूंगफली खाया, मूंगफली की एक बीज को आपने क्या किया, मिट्टी में डाल दिया। अब मिट्टी से में ये डाल दिया आपने, तो वो क्या हो जाएगी, उसमें अंकुरण आएगा। तो मतलब बीज, जब आपने बीज को रखा था तब वो निष्क्रिय अवस्था में था, लेकिन जब उसमें अंकुरण आ गई वो क्या हो जाएगी, एक सक्रिय अवस्था में आ जाएगी। तो बीजों के अंकुरण के लिए जल, ताप एवं वायु तीनों का ही होना आवश्यक होता है। मिट्टी एवं सूर्य का प्रकाश बीजों के अंकुरण के लिए उतने आवश्यक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं। तो जो पत्थर और चट्टान में पौधे लग जाते हैं उनको कहा जाता है शैलोदभित। अब इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो पत्थर और चट्टान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शैल कहते हैं, और शैल में लगे पौधे शैलोदभित। ठीक। नेक्स्ट है फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। जो फल हमें मीठे लगते हैं उनमें क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है। इसी कारण हमको फल क्या हो लगते हैं, मीठे लगते हैं। फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। ग्लूकोज एवं ग्लूकोज के मिलने से क्या बनते हैं, माल्टोज बनता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। तो इन सभी चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है पौधों में मूल रोमों की मूल भूमिका है। तो पौधों में जो मूल रोम होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है, मृदा से खनिज लवण और जल को अवशोषित करना। तो जो इनके रोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल के मादा प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है। तो फ्लावर होते हैं उनके मादा जनन अंग कहलाते हैं कार्पेल, और नर जनन अंग जो होते हैं वो कहलाते हैं स्टैमिन। तो दोनों को याद रखेंगे, ये है मादा प्रजनन अंग और ये है नर प्रजनन अंग। दूसरी है, ये वाली क्वेश्चन देखिए, ये रॉन्ग है। ये वाली क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल हम सबको पता है, मैंगो है। आगे बढ़ते हैं, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहा जाता है। तो उच्चतर पौधों के बीज के जो पोषक ऊतक होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है स्वपरागण का परिणाम क्या होगा। स्वपरागण देखिए, स्वपरागण के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो परागकण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की क्रिया, वो एक ही फ्लावर के अंतर्गत होती है, और इसे ही हम स्वपरागण कहते हैं। और स्वपरागण का परिणाम क्या होगा, इसमें होगा अंतः प्रजनन। नेक्स्ट है बहुअंडपी, वियुक्तअंडपी जांघियता से किस किस्म का फल प्राप्त होता है। तो इससे हमें गुच्छेदार फल प्राप्त होते हैं। देखिए, ये गुच्छेदार जो फल होते हैं ये असत्य फल का निर्माण करता है जो कि गुच्छे में पाया जाता है, और जब एक ही फूल से फल का निर्माण होता है तो उसे हम साधारण फल कहते हैं। नेक्स्ट है पुंकेसर अपने परागकोशों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले हुए होते हैं। तो पुंकेसर अपने परागकोशों से और पत्तियों से किसमें परस्पर मिलते हैं, कंपोजिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपोजिटी का अर्थ होता है युग्मक, जब युग्म कोश से जुड़ा हुआ होता है। और देखिए यहाँ पर है लिलिएशी, इसमें क्या एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, लहसुन, प्याज, सतावर, कंपोजिटी, सूरजमुखी, ये सब क्या हो जाएंगे, लिलिएशी के अंतर्गत आते हैं। लेग्यूमिनियसी के अंतर्गत कत्था, मटर, अरहर, मूंगफली, सेम आदि सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। तो बहुल बाह्य त्वचा किस में पाई जाती है, ये पाया जाता है एमारेंथस। एमारेंथस में पाया जाता है। इन्हें पिग विग भी कहते हैं, पिग विड भी हम इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गेहूं का पुष्पन होता है, तो जो गेहूं होते हैं उनमें फ्लावर होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं? वे होते हैं कड़ी स्पाइक। नेक्स्ट है, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो पौधों में जो प्रजनन होती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? वह होता है परागकण प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है, आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम होता है? तो आमतौर पर हम पिंक मोल्ड किसको कह के बुलाते हैं? न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक, NPK से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला जो अनाज है यह है चावल। सबसे अधिक चावल का जो उत्पादन होता है हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में होता है, और सबसे अधिक हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है गेहूं का वह होता है यूपी में। तो चावल के लिए वेस्ट बंगाल और यूपी में क्या होता है? गेहूं। नेक्स्ट है, चावल अनुसंधान संस्थान राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह कटक में स्थित है। कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है, हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो जो फ्लावर होते हैं उसके केंद्र में क्या मौजूद रहता है? तो उसमें होता है अंडक। ये बिल्कुल सेंटर में पाए जाते हैं फ्लावर के। बाह्य दलपुंज क्या होते हैं? जैसे कि जो भी गुड़हल के आपने देखे होंगे फ्लावर, उसके बाहर में ग्रीन कलर के एक कवर पाई जाती है, तो वही क्या होता है? बाह्य दल होता है। वो उसको क्या करती है? उसको एक सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। फूलों वाले ब्रायोफाइलम पौधे के पत्तियों की मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो पुरुषों में जो प्राथमिक यौन अंग है वो होते हैं वृषण। वृषण जो होता है एक नर जनन अंग है। वृषण शरीर के बाहर स्कोहल कोश में उपस्थित रहता है। इसके अंदर अंतराली सेलों या लीडिंग सेलों से नर हार्मोन स्रावित होते हैं जिन्हें हम एंड्रोजन कहते हैं। सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचार को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के कारक नहीं है? जहां पर क्रॉस परागकण किया जाता है उसके लिए पौधे परागकण के कारक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। परागकण परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के जायंग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहा जाता है। यानी कि जो परागकण होते हैं वो उसके परागकोश से होकर के वर्तिकाग्र तक जाता है, उसे ही परागकण कहा जाता है। वायु परागकण होते हैं, कीट परागकण होते हैं, जल के द्वारा भी परागकण होता है, जंतु के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है। तो कई प्रकार के परागकण होते हैं। और परागकण 2 प्रकार के मैंने आपको बताया था, एक तो होता है स्वपरागकण और दूसरा होता है पर परागकण। और इन दोनों ही की मीनिंग के बारे में मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में डिस्कशन किया हुआ है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कोई भी फ्लावर्स होते हैं उनके केंद्रक में अभी हमने देखा था अंडक पाए जाते हैं, और उसके जो मादा प्रजनन अंग है वो क्या होते हैं? मादा प्रजनन अंग अंडक होते हैं। पुष्प प्रायः तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्ती के अक्ष में उत्पन्न होकर प्रजनन का काम करते हैं और फल एवं बीज उत्पन्न करते हैं।
जो फ्लावर होते हैं उनके मुख्यतः 4 भाग होता है और जो जायंग होता है वो पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है। यह अंडकों से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? तो प्रजनन के लिए जो फ्लावर्स में आवश्यक अंग है वह है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ा जाता है। पुंकेसर के तंतु परागकोश और संयोजी ये 3 भाग होते हैं और बीजांडों में मादा युग्मक अंडाणु होते हैं। नेक्स्ट है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो एक पौधे में जो बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक बीज के रूप में परिवर्तित होते हैं। बीजांडसन क्या कहलाता है? यह पेरिस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है और अंड कोशिका यह भ्रूण में परिवर्तित होता है। त्रिसंयोजक केंद्रक यह भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय भित्ति यह फूल भित्ति में परिवर्तित होता है। और अंडाशय क्या है, यह फल में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद वर्तिकाएं और वर्तिका मुरझा जाती हैं। नेक्स्ट है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो एक जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उनके जो प्रजनन के भाग कौन से हैं? तो यह है पुंकेसर और कार्पल। पुंके स्टैमिन और कार्पल ये दोनों होते हैं प्रजनन के भाग। नेक्स्ट है, पार्नेथोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जो पार्नेथोकॉपी होती है इनको हम किसके रूप में परिभाषित कर सकते हैं? निषेचन के बिना फलों के विकास, इसी को कहा जाता है पार्नेथोकॉपी। आगे बढ़ते हैं, परागकण किस में पाए जाते हैं? तो जो परागकण की प्रक्रिया होती है वह किस में पाया जाता है? परागकोश। परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के जायांग की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। परागकण 2 प्रकार के होते हैं। स्वपरागकण, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे हम स्वपरागकण कहते हैं। और परपरागकण क्या है? जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे कहा जाता है परपरागकण। परपरागकण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, पुष्प के मध्य में स्थित होता है। तो पुष्प के मध्य में जो स्थित है मादा प्रजनन भाग क्या है? अंडक। देखिए, आकारिकीय दृष्टि से अंडक एक वर्टिकल मुड़ी हुई पर्ण है जिसके जुड़े हुए किनारे पर बीजांड में मादा युग्मक अंडाणु होते हैं। दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह प्रायः 2 से 6 दलों से बना हुआ होता है जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं, दल को, और यह प्रायः रंगीन होता है तथा कीटों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में काम करता है। तो कौन सा खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? बीजपत्र। बीजपत्र क्या करते हैं? पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है। तो एक पौधे के बीज में जो आगामी पौधा होता है वह किस रूप में होता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण के रूप में। तो एक पौधे के बीच में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। जायांग पुष्प का वास्तविक मादा भाग होता है और यह अंडकों से निर्मित होता है। वर्तिका अंडाशय के ऊपर का लंबा एवं पतला भाग होता है और जो वर्तिकाग्र होता है वर्तिका का सबसे ऊपर का भाग होता है जो चिपचिपा होता है। बीजांड साधारणतः अंडाकार होता है। नारियल का भ्रूणकोश जो होते हैं वो खाने योग्य भाग है। भ्रूणकोश को एंडोस्पर्म सेल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। तो इसमें से उभयलिंगी फ्लावर कौन सी है? एम्फीबियम फ्लावर ये होती है पपीता।
पपीता एक उभयलिंगी फ्लावर है। पुष्प पौधे के जनन अंग होते हैं। पुष्प का मुख्य कार्य लिंगीय प्रजनन द्वारा फल तथा उसके अंदर बीज का निर्माण करना है। पूर्ण पुष्प, जिन पुष्पों में पुष्प के चारों चक्र उपस्थित होते हैं, बाह्य दल पुंज, पुमंग, जायंग तथा दल, इन्हें ही पूर्ण पुष्प कहा जाता है। पपीता जो होता है एक सरल फल है। पपीता का मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग है। आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। तो एंजियोस्पर्म जितने भी होते हैं इनके प्रजनन भाग कहाँ पर स्थित होते हैं? यह होता है फ्लावर में। नेक्स्ट है विच ऑफ द बिलो इज प्रेजेंट इन द कार्पल। कार्पल में कौन सा प्रेजेंट रहता है? कार्पल में प्रेजेंट रहते हैं ओव्यूल्स। नेक्स्ट है पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पौधों का नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर।